बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल। हम अब आज जो है रिवीजन कर रहे थे। चैप्टर 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर 12 के अंदर हमारे पास ये पहला लेक्चर है। चैप्टर 12 जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पे चार्ज है और स्टैटिक्स मीन्स इन रेस्ट। जब चार्जेस को आप रेस्ट के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं, यानी कि स्टैटिक चार्जेस को स्टडी कर रहे होते हैं, तो ऐसी ब्रांच को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। बात की हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो जो कि रेस्ट में हो, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन अप्लाई कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यू किसने फाइंड आउट की? वो कूलम्स लॉ ने फाइंड आउट की। लेट्स सी क्या इंट्रोडक्शन है कूलम्स लॉ से रिलेटेड कि दो इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडीज अगर रेस्ट में हों, राइट, तो उसके बारे में एक साइंटिस्ट हैं ऑगस्टीन डी कूलम, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं ये। उन्होंने इसके दरमियान एक रिलेशन फाइंड किया, दैट इज नोन एज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दो चार्जेस के दरमियान जो मौजूद होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स के, यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज उनका होगा बॉडीज़ का, दो स्टैटिक चार्जेस का, उतनी फोर्स उन दो के दरमियान क्या होगी? ज़्यादा होगी। वो रिपल्शन भी हो सकती है, अट्रैक्शन भी हो सकती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा फोर्स कम होगी, और जितना डिस्टेंस कम रख देंगे आप उतनी फोर्स बढ़ जाएगी, यानी इन्वर्स रिलेशन है आपका। कूलम्स लॉ, अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपके पास Q1 एंड Q2 दो चार्जेस हैं, उनको डिस्टेंस r के ऊपर आपने प्लेस किया हुआ है, और लेट्स सपोज उनके इन बिटवीन देम क्या मौजूद है? स्पेस मौजूद है। तो फोर्स जो होगी उन दो चार्जेस के दरमियान, लेट्स इसको करके देखते हैं हम लोग कि लेट्स सपोज हम कहते हैं एक चार्ज Q1 है, ये आपका एक चार्ज Q2 है। लेट्स सपोज इसे मैं Q1 से डिनोट कर देता हूँ क्लास, और Q2, और इन दो चार्जेस के दरमियान नथिंग, स्पेस सिर्फ मौजूद है, और इनके लेट्स सपोज इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। तो मैथमेटिकली आप क्या लिख सकते हैं? वो क्या कह रहे हैं? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस, राइट। एंड देन नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मींस फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशनशिप जो है यहाँ पे क्या इनवर्स है, और डिस्टेंस को यहाँ r से शो करेंगे। आप S से शो नहीं करेंगे, D से शो नहीं करेंगे, बल्कि आप R से भी इस डिस्टेंस को डिनोट कर सकते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज यहाँ पे ना हो। अगर इन दो रिलेशंस को अगर आप कंबाइन करेंगे, लेट्स सपोज ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है, रिलेशन नंबर 1 है, ये रिलेशन नंबर 2 है, इन दो को कंबाइन करेंगे तो फोर्स एक दफा आ जाएगा Q1 Q2 ऊपर, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास? r² आ जाएगा। प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट ये आएगा, Q1 Q2 अपॉन r² एज इट इज आ जाएगा, कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपके पास। Then कह रहे हैं medium between the charges free space. If the charge is placed in free state, the value of k will be. अब अगर हमने इनिशियली कंसिडर किया कि दो चार्जेस के दरमियान स्पेस मौजूद है, जब स्पेस मीडियम होगा आपके दो चार्जेस के दरमियान, तो k की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका स्पेस के अलावा कोई मीडियम, लेट्स सपोज एयर एंटर कर देते हैं, कोई और इंसुलेटर इंसर्ट कर देते हैं दो चार्जेस के दरमियान, तो तब जो फर्क पड़ेगा आपका, जो चेंज वैल्यू होगी वो क्या कौन सी होगी? k की वैल्यू के ऊपर इफेक्ट आएगा, इस कांस्टेंट जो है वो चेंज होता जाएगा।
लेट्स सी मीडियम फॉर द स्पेस जो कांस्टेंट के की वैल्यू है वो क्या है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तमाम के तमाम कांस्टेंट्स हैं, 4 पाई भी कांस्टेंट यू नो, एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो कांस्टेंट और इट्स परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। उसकी वैल्यू जो आपके पास ये गिवन दे दी गई है, नीचे देखें आप 8.85 एक्सपोनेंट -12 है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है। और ये क्या बता रही होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये किस चीज़ की मेजरमेंट होती है, दरअसल रेजिस्टेंस होती है दो चार्जेस के दरमियान, उसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री रेजिस्टेंस फ्री स्पेस कहते हैं। तो अगर कोई कहे व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट डिफाइन करो तो उससे आपने क्या कहना है, इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। तो दो चार्जेस के दरमियान जो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम चीज़ यूज करते हैं वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगी। अभी क्वेश्चन को आप यूं भी लिख सकते हैं, फॉर फ्री स्पेस जब मीडियम आपके दो चार्जेस के दरमियान होगा तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर। या R स्क्वायर है नॉट R1, R स्क्वायर। देन अदर डाइलेक्ट्रिक अगर आप यूज कर रहे हैं वैक्यूम के अलावा, स्पेस के अलावा दो चार्जेस के दरमियान, तो लेट्स से हम कोई भी जो मीडियम या कोई भी डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं उसके लिए परमिटिविटी जो है वो अदर देन फ्री स्पेस होगी और उसको एप्सिलॉन से शो करेंगे। दैट इज नोन एज परमिटिविटी। सिंपल इसे हम डाइलेक्ट्रिक का परमिटिविटी कहेंगे, जो भी मटेरियल आपने यूज किया होगा। देन आप एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस किससे कर देंगे, एप्सिलॉन से कर देंगे। इसके बाद हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, दैट इज नोन रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी और अगर आप परमिटिविटी आप फ्री स्पेस की रेशो ले लें। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसुलेटर, कोई भी डाइलेक्ट्रिक जो दो चार्जेस के दरमियान आपने प्लेस करना है उसकी परमिटिविटी को मैं एप्सिलॉन कह देता हूं और फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी आपके पास एप्सिलॉन नॉट होती है, उन दोनों की रेशियो को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे। यहां से आप एप्सिलॉन की खाली वैल्यू निकाल लें तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट जो है आपका डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, ये एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेगा तो ई की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी आपके पास एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर आ जाएगी। इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं के के अंदर, तो कूलम्स लॉ की नई जो फॉर्म होगी वो इस तरह से बन जाएगी। देखिए एप्सिलॉन की जगह हमने सिंपल एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा कूलम्स लॉ अदर देन जो है स्पेस के लिए फॉर्मूला। वेक्टर फॉर्म में कूलम्स आपको कह सकते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्जेस तो कांस्टेंट वैल्यू है, स्केलर क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस भी आपका यहाँ पे स्केलर है, सॉरी डिस्टेंस यहाँ वेक्टर है और ये वेक्टर आर यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, जिस जानिब फोर्स होगी उसी जानिब जो आपका इलेक्ट्रो जो डायरेक्शन ऑफ आर की जो डिस्टेंस की डायरेक्शन होगी वो भी सेम उसी जानिब होगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के इर्द एक खास रीजन होगा जहाँ पे इसके इफेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को आप क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, जब इस फील्ड के अंदर या इस रीजन के अंदर कोई एक और टेस्ट चार्ज आप ब्रॉड नियर लाएंगे तो तब आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दिस रीजन वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। वो रीजन जहाँ पे आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को एक्सपीरियंस कर सकते होंगे, उस रीजन को, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स एक यूनिट चार्ज, फॉर एग्जांपल ये रीजन है और यहाँ पे यूनिट चार्ज प्लेस कर रहे हैं, राइट। यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी इस चार्ज की वजह से वो क्या होगी, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। व्हाट अबाउट यूनिट चार्ज क्लास। यूनिट चार्ज एक ऐसी वैल्यू है आपके पास
इतनी स्मॉल वैल्यू होती है कि आपका जो पहले वाला जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है उसकी फील्ड को ये डिस्टॉर्ट ना करे। डिस्टॉर्शन से क्या मराद है, फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रखें और फिर क्या करें, एक मिस कॉल करें उस फोन के ऊपर, तो आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर या स्पीकर के सामने क्या होगा, डिस्टॉर्शन शुरू हो जाएगी, एकदम से वो बीप करना शुरू कर देता है। तो यही चीज डिस्टॉर्शन कहलाती है। बट आप ये यूनिट चार्ज इस तरह इस वैल्यू का होता है कि आपके पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कोई डिस्टॉर्शन यानी कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है, राइट। तो हम कहेंगे कि मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे लिख सकते हैं, ये आपके पास यूनिट चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये उसकी फोर्स है। फोर्स को पर यूनिट चार्ज जो अप्लाई कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। अगेन इसको डिटेल से देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज Q है, यहां पे एक पॉइंट O के ऊपर एक पॉइंट चार्ज आपका पड़ा हुआ है, राइट। आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज Q एट टेस्ट चार्ज Q नॉट, ये लेट्स सपोज की वैल्यू Q है और इसकी वजह से एक फील्ड पैदा हो रही है और इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या फाइंड आउट करना है, लेट्स सपोज ये डिस्टेंस में क्या कहते हैं तो R है और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज Q नॉट है। पॉइंट चार्ज की वजह से लेट्स कितना एक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये दो चार्जेस मौजूद हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस R है, तो कूलम्स लॉ ये कहता है दो चार्जेस के दरमियान फोर्स एक पाई जाती है, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये वाली फोर्स करने के बाद आपने तो फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला F अपॉन Q नॉट होता है। F की ये वाली जो वैल्यू कूलम्स लॉ के मुताबिक वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम लोग, तो ये देखिए Q नॉट से रिप्लेस हो जाएगा, बाकी एज इट इज F की वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो आपके पास फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R एट। ये जो फॉर्म है ये आपको वेक्टर फॉर्म है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा सिंपल, और K की वैल्यू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। Electric lines of force is a curve withdrawn in electric field such that tangent to it at any point give the direction of electric field intensity at that point. Let's suppose आपके पास ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, यूं मूव कर रही हैं पॉजिटिव चार्ज से, ये नेगेटिव चार्ज है। हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव से आउट हो रही होती है, नेगेटिव की तरफ जाके क्या हो रही होती है, टर्मिनेट होती है। कर्व लाइंस होती है इस तरह के, सेंटर भी स्ट्रेट होती है, जैसे जैसे आप एजेस की तरफ मूव करते हैं लॉन्गिट्यूडनली ये स्ट्रेट होती है, लैटिट्यूडली ये क्या कर रही होती है, कर्व होना शुरू हो जाती है, एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है। इनके दरमियान शुरू में ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल नियर टू ईच अदर कट नहीं करती है एक दूसरे को, याद रखिएगा, बट लिटरली ये क्या हो जाती है, एक्सपेंड, इनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। और इस कर्व के ऊपर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कर दें, परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो ये क्या होगी आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं बट फील्ड दे रिप्रेजेंट इज रियल, वहां उस जगह पे फील्ड मौजूद होगी। लाइन ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से मैंने बता दिया ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव में जाके टर्मिनेट हो रही होती है। देयर नो लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द कंडक्टर आर दे कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर ये मूव नहीं कर रही थी। फॉर एग्जांपल यहाँ से यूं करें, ये कंडक्टर है, तो याद रखिएगा अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो यहाँ से यूं जाएंगे, यहाँ से यूं जा सकती हैं, यहाँ से यूं जा सकती, करीब तरीन इसके ऊपर मूव कर सकती है, बट इनसाइड द कंडक्टर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं करेगी और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, याद रखें, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। और अगर आपके पास फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है स्फेरिकल सिमेट्री, ये देखिए पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड की स्फेरिकल सिमेट्री होगी, यानी कि यहाँ देखिए मैं स्फेरिकल सिमेट्री बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह एक ही तरह का आपको नजर आएगा, चारों तरफ लाइनें ओरिजिनेट होते हुए, यानी कि इस तरह होगी, स्फेरिकल सिमेट्री होगी।
कहीं भी आपको चेंज नजर नहीं आएगी। इक्वली जो है ऑल डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रही होंगी। दे आर कंटिन्यूस, याद रखिएगा ये हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, ब्रेक नहीं होते उनके अंदर, स्पेल्स नहीं आते। आप कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली मैंने बता दिया, ये लॉन्गिट्यूडनली कंट्रैक्ट करेंगी और एक्सपेंड करेंगी लेटरली। यहाँ ये पहले कंट्रैक्ट कर रही होती है आपस में, फिर जाके ये इससे बाजू का एक्सपेंड भी, लेटरली एक्सपेंड भी कर जाती है। बात की जैसे ये यहाँ पे देखिए लिटरली पहले कंट्रैक्ट कर रही थी, अब क्या होना शुरू हो गई, एक्सपेंड होना शुरू हो गई। यहाँ से ये रे होगी, ये यूं चली जाएगी, यहाँ से ये यूं चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कोई एक एरिया है, लेट्स सपोज ये वाला एक एरिया है आपके पास, और एरिया का नॉर्मल इस सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा, एन हेड कहेंगे हम उसे, राइट। अब याद रखिएगा जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया में से नंबर ऑफ लाइंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। लेट्स सी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये कुछ रेज हैं जो एक रेस में से पास हो चुकी है, ये देखें दूसरी रेस में से पास हो गई, ये देखें जी तीसरी रेस में से पास हो गई। तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। अगर लाइंस पास कर रही हैं तो फ्लक्स होगा। ये पास क्या हो रहा है, ये दरअसल इलेक्ट्रिक लाइंस है, और पास किस में से हो रही है, एरिया में से। तो डेल्टा ए, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका फ्लक्स कहलाएगा। और फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं, फ्लक्स का जो सिंबल है वो ये सिंबल है, फाई कहते हैं इसे। और जब डॉट को हटाएंगे कॉज ऑफ थीटा आएगा, मैथमेटिकली भी मैंने आपको शो कर दिया। स्पेशल केसेस देख लेते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा। तो क्लास लेट्स सी, मैं आपको एक दोबारा से डायग्राम के थ्रू एलाबोरेट कर देते हैं इस चीज को, मैक्सिमम फ्लक्स को। ये देखिए एक यूनिट एरिया है आपके पास, एक सरफेस है, और उसका नॉर्मल लेट्स सपोज ये वाला सरफेस है। अब देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक लाइन आई, एक इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ से पास कर गई, ये नॉर्मल ऑफ द एरिया है और ये ई है। अब देखिए ई और एन के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है, दोनों पैरेलल आपको नजर आई रही है, इनके एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है। जब एंगल नॉर्मल और इलेक्ट्रिक लाइन के दरमियान 0 होगा तो आपका मैक्सिमम लाइन देख सकते हैं, वो लाइन जो हमने पास की थी एरिया में से गुजर रही है, जब गुजरेगी तो एक मीन फ्लक्स मौजूद है। ऐसे फ्लक्स को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स। तो क्लास मैथमेटिकली देख लेते हैं, डेल्टा ई डेल ए कॉस थीटा होता है, एंगल आप देख रहे हैं 0 बन रहा है, 0 पुट करेंगे कॉस 0 1 होगा, तो ये आंसर क्या है, डेल्टा मैक्स ई डेल ए आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स को डिनोट कर रहा है। अब हम मिनिमम फ्लक्स या जीरो फ्लक्स की बात कर लेते हैं। तो क्लास उसको डायग्राम के थ्रू देख लें आप लोग। ये अगर आपका सरफेस एरिया कुछ इस तरह से पड़ा, नॉर्मल यहाँ पे इसका उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ से यूं आई, यूं गुजर गई, ये देखिए इलेक्ट्रिक लाइन आप देख सकते हैं एरिया में से पास ही नहीं हुई। क्यों नहीं पास हुई, देखिए एरिया और इलेक्ट्रिक लाइन के दरमियान क्या एंगल बन रहा है, 90। जब एंगल 90 नॉर्मल और इलेक्ट्रिक लाइंस के दरमियान बनेगा तो आपकी कोई भी लाइन उस सरफेस एरिया में से पास नहीं होगी, इट्स मीन देयर इज नो फ्लक्स। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, जीरो फ्लक्स कहते हैं या मिनिमम फ्लक्स कहते हैं। तो क्लास ये देखते हैं थीटा 90 बन रहा था, फार्मूला में जब सब्स्टिट्यूट किया cos 90 0 होता है, तो जीरो से कोई चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। व्हाट इज पॉजिटिव फ्लक्स, एक तीसरा स्पेशल केस है पॉजिटिव फ्लक्स। कीप इन योर माइंड कि अगर आपका एंगल लेस देन 90 होगा नॉर्मल के साथ, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा। क्यों, 0 टू 90 जो कॉस की वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, 0 टू 90 से कबल तमाम की पॉजिटिव वैल्यूज होती है। आप cos 30 की बात कर लें, cos 60 की बात कर लें, cos 30 की बात जब कर रहे होते हैं तो 0.866 वैल्यू आ रही होती है, cos 45 0.707 आ रही होती है, cos 60 की बात करें तो 0.5 आ रही होती है, बट cos 90 पे जाके 0, एंड देन अगेन जब मूव करेंगे 90 से ग्रेटर तो वैल्यूज आपकी नेगेटिव में आना शुरू हो जाएंगी। तो बस ये था चक्कर पॉजिटिव फ्लक्स का। ठीक,
पॉजिटिव में हमने देखा था थीटा लेस देन 90 होना चाहिए, बट नेगेटिव फ्लक्स के लिए क्लास थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 यानी कि मींस cos 91 लेंगे तो आंसर आपका माइनस में आएगा। तो 90 से ग्रेटर किसी भी एंगल के लिए यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका क्या होगा, तमाम के तमाम जो है फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव माना जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट देख लेते हैं। तो फ्लक्स का दोबारा से फार्मूला हमें याद होना चाहिए। फ्लक्स का फार्मूला क्या था हमारे पास, ई डॉट डेल ए है। तो क्लास ई का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ई का फार्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो फोर्स का न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। आपने अभी फ्लक्स का फार्मूला स्टडी किया, वो होता है आपके पास ई डेल ए है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को आप ई से शो करते हैं, तो डेल ई मल्टीप्लाई करें, यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। यानी कि हम कह सकते हैं फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। व्हाट अबाउट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इट्स कॉल्ड, फ्लक्स की यूनिट क्या होगी आपके पास, ये तमाम वैल्यू पुट कर दें और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, तो न्यूटन पर कूलम आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर। आपके पास एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर आपने कंसीडर करना है और उसके सेंटर में एक चार्ज Q प्लस पड़ा हुआ है क्लास, और द इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिफॉर्मली, वो तमाम की तमाम इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव चार्ज में से मूव करना शुरू कर देंगी। और अब आपने करना क्या है कि स्फीयर को आपने क्या करना है, स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड कर देना है, ताकि आपका क्या हो जाए, जो एरिया है वो क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, आपकी सरफेस जो है वो यूनिफॉर्म हो जाए। तो लेट्स सी क्लास, एक डायग्राम के थ्रू में एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज Q पड़ा हुआ है, राइट। अब हमने क्या करना है, इस सरफेस को क्या करना है, स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड कर देना है। ये मेरा क्या, लेट्स सपोज एरिया डेल ए है एंड सो ऑन, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास, ये वाला एरिया जो है क्या है आपके पास, डेल ए है। अब देखिए ये चार्ज यहाँ से मूव करेगा, ये इसमें से पास कर जाएगा, तो इस चार्ज की वजह से इस एरिया के अंदर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा डेल फाई कहलाएगा। और ये टोटल फ्लक्स की बात करें हम, ये फाई 1 होगा आपका डेल फाई के बराबर। डेल फाई यू नो दैट किसके बराबर होता है, ई डॉट डेल ए। ये ई क्या है, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट से मिट हो रही है, और डेल्टा ए ये वाला चार्ज जो है। अब क्लास हमारे पास, आपके पास स्फीयर को आपने क्या कहा था कि सिर्फ एक पैच के अंदर डिवाइड नहीं करना, नंबर ऑफ पैचेस बनाने हैं। लेट्स सपोज एक ये पैच बनाया आपने, एक ये बना लेते, एक ये बना लेते, एक ये बनाते हैं, सो ऑन, एन नंबर ऑफ पैचेस हैं। तो हर एक पैच के लिए क्या होगा, आपका फ्लक्स सेम होगा। तो नंबर ऑफ पैचेस बहुत ज्यादा हैं, उन तमाम का जो सम होगा वो दरअसल टोटल फ्लक्स को शो करेगा। यानी कि टोटल फ्लक्स जो होगा वो समेशन क्या हो जाएगा, ई डॉट डेल ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, कॉज एंगल एरिया आप नॉर्मल और आपके चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन के दरमियान एंगल 0 बन रहा होगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक लाइंस वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली आउटसाइड स्प्रेड हो रही है, तो ई समिशन साइन से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ई समिशन डेल ए रह जाएगा सिंपल। और समिशन डेल ए फुल स्फीयर के लिए एरिया का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है क्लास। 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करें और यहाँ से ये देखें ई फाइंड आउट करना है, तो ये 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, राइट। 4 पाई स्क्वायर डिवाइड हो गया, तो आपके पास ई इज इक्वल टू 5/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसे नो सॉरी, इसे इक्वेशन नंबर आप क्या कहते हैं, 1 कह दें। अब बात करते हैं ई की बात। ई तो हमारे पास क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने स्टडी किया था। ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को आपने क्या करना है, 2 की जो मैं इक्वेशन ई
इक्वेशन 2 के अंदर जो ई की वैल्यू उसे इक्वेशन 1 में प्लेस कर देना है, तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा phi इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर। अब r स्क्वायर को आप r स्क्वायर से रिड्यूस कर लें, 4 पाई से रिड्यूस करें, तो phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आप तो ये एक्सप्रेशन जो है phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ सरफेस इन विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या मतलब शो कर रहा है कि आप किसी किस्म की शेप कंसीडर कर लें, इधर इट इज स्फेरिकल और समथिंग एल्स, कुछ भी किसी किस्म की भी शेप हो, उसके ऊपर आपका फ्लक्स डिपेंड नहीं कर रहा होता। फ्लक्स सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है। अगर आपकी क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगी तो आपका फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, कम होगा। बाकी शेप का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्लास में। हमारे पास नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा वो गाशियस लॉ है। गाशियस लॉ क्या कह रहे हैं कि टोटल आउटवर्ड फ्लक्स over any closed hypothetical surface is equal to the charge enclosed divided by the epsilon naught irrespective of the way in which the charge is distributed। so simple है। आपने previous lecture में हमने electric field intensity due to flux through a charge sphere के पढ़ा था। लेट्स सपोज स्फीयर इस तरह का था, वहाँ फ्लक्स का फार्मूला जो आया था वो क्या आया था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था, राइट। तो वो यही कह रहे हैं कि जो टोटल फ्लक्स होगा आपका किसी भी सरफेस में, हाइपोथेटिकल सरफेस में, हमने स्फीयर हाइपोथेटिकल कंसीडर किया, आप इस शेप को यूं भी कंसीडर कर सकते हैं, ये इस फॉर्म में भी शेप को कंसीडर कर सकते हैं आप, ये की शेप ये हो सकती है, आपकी ये शेप ये हो सकती है। किसी रिस्पेक्टिव ऑफ द शेप हाइपोथेटिकल सरफेस चार्ज किसी भी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करवा दें इस चार्ज को, या इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करवा दें आप, या ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करवा दें। तो कह रहे हैं डजंट डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बट इट ओनली डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी चार्ज आर प्रेजेंट इनसाइड दैट हाइपोथेटिकल सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड लेट्स से हम Q है और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर द गाशियस लॉ या गाशियस लॉ। प्रूफ हम कैसे करेंगे, आपने क्लोज सरफेस ऑफ आर्बिट्रेरी शेप साइज कंटेनिंग, लेट्स सपोज वो आपकी बुक के अंदर जो शेप है वो आपके पास, और लेट्स सपोज वो कह रहा है कि इस आर्बिट्रेरी शेप के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस जो क्या है Q1 Q2 एंड Qn है, ये नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो टोटल चार्ज जो आपके पास क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एन डैश 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 क्यू एन हो जाएगा, ये टोटल चार्ज आ जाएगा। अब हर एक चार्ज की वजह से फ्लक्स पैदा हो रहा होगा ऑब्वियसली उस सरफेस के ऊपर, तो Q1 की वजह से जो चार्ज होगा phi1, Q2 की वजह से phi2 एंड Q3 की वजह से phi3 एंड डैश डैश phi n हो जाएगा। ये टोटल फ्लक्स कैसे होगा, इन सबका सम अप ले लेंगे हम लोग, phi इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 हो जाएगा। तो बट अब phi1 का फार्मूला जो आपके पास Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये phi1 का फार्मूला आ गया। इसी तरह बाकी फ्लक्सेस भी Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q3 एंड Qn अपॉन एप्सिलॉन, ये तमाम की तमाम वैल्यूज आप प्रीवियस इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे, और यहाँ से अब जो कॉमन आ रहा है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ब्रैकेट में डैश Qn, ये जो Q1 से लेकर Qn तक ये टोटल चार्जेस को हम Q से डिनोट कर देते हैं। तो टोटल फ्लक्स आपके पास क्या आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी टॉपिक्स जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।